सैलरी से देखो वेल्थ नहीं क्रिएट होती, वेल्थ गेट्स क्रिएटेड थ्रू इक्विटी और रिसोर्स। टर्म पॉलिसी आज की डेट में लोग खरीदते हैं और हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं जैसे सब्जी खरीदते हैं। डेटा आपका मिरर है, फेल फास्ट किल फास्ट आइटरेट करना है आपने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज के अगले पार्ट के अंदर। और आज है हमारे साथ इंटरनेट के आयरन मैन। इन्होंने बहुत सारी कंपनियां शुरू करी है, मैं खुद नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद बताएंगे इनकी पूरी की पूरी जर्नी। आशीष कश्यप जी से आज हम जानेंगे उन्होंने किस तरीके से आईबीओ बिल्ड किया, रेड बस किस तरीके से उन्होंने बढ़ाया, ये गूगल इंडिया के हेड भी रह चुके हैं और साथ में इन्होंने टाइम्स इंटरनेट के ई कॉमर्स के अंदर भी काम किया था। अभी ये एक नया स्टार्टअप बिल्ड कर रहे हैं, प्रोडक्ट मार्केट फिट इन्होंने अचीव कर लिया है, तो आज उसके बारे में भी इनसे पूरा पूरा जानेंगे। तो सबसे पहले थैंक यू सर हमारे प्लेटफॉर्म पे आने के लिए। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। ठीक है, तो सबसे पहले सर अपनी थोड़ी सी जर्नी बताइए, कैसे आपने शुरुआत करी। तो मेरे को शुरू से टेक्नोलॉजी और इंटरनेट में बहुत इंटरेस्ट था। इंडिया टाइम्स एक तरह से मेरा पहला एक्सपीरियंस था टेक्नोलॉजी, इंटरनेट एंड क्रिएटिंग समथिंग। और वहाँ पे मैंने बहुत सारी ऑक्शंस और ट्रैवल और ई कॉमर्स की सर्विसेज बनाई थी। ये उस टाइम का ये वो टाइम है जब इंटरनेट ऑडियंस इंडिया में खाली 5 मिलियन लोग थे। आज कितने हैं? 400 मिलियन। और बहुत मुश्किल होता था उन दिनों कस्टमर्स को डेस्कटॉप ब्राउज़र वेब पे टाइप करवाना इंडिया टाइम्स शॉपिंग या इंडिया टाइम्स ट्रैवल और फिर अंदर लेके आना और कन्वर्ट करना। बट वो कुछ साल काफ़ी लर्निंग रही और उससे मुझे ये समझ आया कि फ्यूचर इस पूरे वर्ल्ड का टेक्नोलॉजी ही शेप अप करेगा। एंड दैट इज़ व्हाट एक्साइटेड मी टू स्टार्ट बिल्डिंग। इंडिया टाइम्स के बाद जब मेरा एक्सपोजर गूगल से हुआ, जब मैं गूगल इंडिया का कंट्री मैनेजर बना, वो एक बहुत ही गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि सडनली मेरे को समझ आया कि टेक्नोलॉजी किस तरह से लोगों के मसले सॉल्व कर रहा है, किस तरह से गूगल ने सर्च के द्वारा लोगों को इन्फॉर्मेशन इतनी आसान और इतनी आसानी से ऑर्गेनाइज करके डिलीवर कर रहा है। उस एक्सपीरियंस में मेरे को काफ़ी सिलिकॉन वैली का भी एक्सपोजर हुआ और मुझे पता चला कि और ये समझ आया कि दो तरह के लोग हैं, एक है पैसेंजर और एक है क्रिएटर। क्रिएटर है जो कुछ बनाना चाहता है, पैसेंजर है जो आराम से बैठना चाहता है। तो मैं क्लियरली क्रिएटर हूँ। तो गूगल के बाद एकदम से मैंने डिसाइड किया कि मेरे को आईबीओ बिल्ड करना है और इसी तरह शुरुआत हुई आईबीओ की। खुद से बिल्ड किया था? सो शुरू से सबसे पहले आईबीओ मैंने जो उसको जैसे एनविसाज किया था और जो बना वो अलग ही था। काफ़ी पिवट्स हुए आईबीओ की जर्नी में। हमने उसको शुरुआत किया था एक इंक्यूबेशन फंड की तरह, मतलब छोटे छोटे खूब सारे आइडियाज़ हम सीड करेंगे और उसको डेवलप करेंगे। खूब सारे फेलियर्स देखे हमने उस शुरुआत में और उन खूब सारे फेलियर्स में से कुछ चीज़ें उभर के आई। गो आईबीओ उनमें से एक था, जो कि ऑनलाइन ट्रैवल ऐप है, काफ़ी यूबिक्विटस है, काफ़ी पॉपुलर है अब जाके, पर उसमें काफ़ी जान लगी उसको बनाने में। लेकिन जो शुरुआत हुई थी कि हम उसको एक इंक्यूबेशन फंड बनाएंगे, उसमें से बहुत सारे आइडियाज़ जो हमने बनाए, जो एक दो आइडियाज़ उभर के आए, उनको हमने फिर काफ़ी डेवलप किया और उसके पीछे हमने उसको काफ़ी फोकस डाला। सो गो आईबीओ एक था, पेयू एक और पेमेंट्स बिजनेस है जो कि आप जानते होंगे, वो भी उसी इंक्यूबेशन से निकला। एंड एज हमने गो आईबीओ बिल्ड किया, पेयू बिल्ड किया, रास्ते में हमने रेड बस को भी अक्वायर किया। एक लीडिंग बस टिकटिंग कंपनी है। रेड बस को हम काफ़ी मल्टीपल ग्लोबल मार्केट्स में भी लेके गए, एशिया में और लैटिन अमेरिका में। अब नाउ वी आर बिगनिंग टू सी के इंडियन एंटरप्रेन्योर्स करेज बना रहे हैं कि अपने आइडियाज़ बाहर लेके जाएं। एंड आई वाज वेरी प्राउड कि हम उसको ले जा सकते हैं काफ़ी मार्केट्स में, और जहाँ पे लेके गए वहाँ पे भी लीडिंग पोजीशंस हमने बनाई। साथ साथ जैसे जैसे हम गो आईबीओ बनाते गए, वैसे हमने एक होटल्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गो आईबीओ में, और एक गो स्टेज किया, विच हेल्प्ड द एप्लीकेशन टू रियली टेक ऑफ। एकदम से उसके वजह से ग्रोथ आई, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अदर ऑनलाइन ट्रैवल प्लेयर्स
फोकस कर रहे थे एयर टिकटिंग में और फोकस कर रहे थे हॉलिडे पैकेजेस में, एंड हमने फोकस डाला होटल्स में। इसी तरह हमने बहुत इंटरेस्टिंग रेफरल प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए, गो कॉन्टैक्ट्स, गो कैश, जो कि एकदम से काफ़ी ग्रोथ लेके आया। जो एक मेरे को लर्निंग रही है अपनी बिल्ड जर्नी में, जब आप बिल्ड कर रहे हो पहले 1-2 साल थोड़ा फ्लफ़ी रहता है, थोड़ा वॉलेटाइल रहता है। एक बारी जब टेक ऑफ करने लगता है देन इट्स लाइक अ जे कर्व। तो जो जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि आपको काफ़ी रेजिलेंट रहना है, आपको बनाते जाना है, और आपको ट्रायल एंड एरर काफ़ी करना है। और फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब ऑल द डेक्स, all the puzzles of the jigsaw puzzle kind of falls together or comes together. So that is what happened in these journeys. आप काफ़ी trial error कर रहे हो, फिर then it takes off. So इसी तरह GoIbibo took off and became a very big online travel brand. PayU became the biggest or one of the biggest payment services brand. Redbus, the #1 bus ticketing business. And then eventually in 2016 एक सबसे बड़ा इंडिया का actually at that time the biggest technology transaction happened with Make My Trip, which created the biggest technology exit for employees and investors and all constituents. तो वो एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट इवेंट था उस जर्नी में, क्योंकि जब आप ये टेक्नोलॉजी कंपनीज चालू करते हैं और आप फॉरेन इन्वेस्टर्स और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को इनवाइट करते हैं अपनी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, आपको रिटर्न्स देनी है। सो दैट इज़ वन वे टू गिव हेल्दी रिटर्न्स। एंड आप अपने टीम मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ को जब हायर करते हैं और अपनी कंपनी में बुलाते हैं, आप एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस देते हैं, so that's another way for employees to create value for themselves. So बहुत ही इंटरेस्टिंग था जर्नी। ये जर्नी जब ख़त्म हुई, एक लंबी आईबीबो की 10-11 साल की जर्नी ख़त्म हुई, उसके बाद मैंने मेरी पर्सनल पेन एरिया थी ऑफ पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट, और उसी पर्सनल पेन एरिया को सॉल्व करने के लिए मैंने इन मनी के बारे में सोचा। पहले हमने उसको एक्चुअली इन वेल्थ बुलाया था, उसके बाद हमने उसको रीब्रांड किया इन मनी, और 2019 जुलाई में हमने एप्लीकेशन को ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे डाला, और मार्केट में काफ़ी टेस्टिंग की, ट्रायल एरर जो मैंने आपको बताया था, जो शुरू का फेज़ होता है, काफ़ी ट्रायल एरर, आइट्रेशन, कस्टमर से काफ़ी रिसर्च। एंड इसमें अगेन एक जो सबसे बड़ी लर्निंग है कि आपको प्रोडक्ट जल्दी उतारना है मार्केट में, बिकॉज अगर आप जल्दी उतारोगे तभी आपको लोगों से समझ आएगा कि क्या आप ठीक कर रहे हो, क्या गलत कर रहे हो। और अब 2020 में जब पैंडेमिक हुआ, उस दौरान हमने काफ़ी ग्रोथ एक्सपीरियंस की अपने प्रोडक्ट की, काफ़ी प्रोडक्ट को भी डेवलप किया, और अब 2021 में अब हम इसको काफ़ी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं प्रोडक्ट को, क्योंकि एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है लोगों के लिए, पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट को आसान बना रहा है, एक ही सिंगल ऐप में लोगों को हेल्प कर रहा है कि आप अपने सारे फाइनेंसेस मैनेज कर सकते हैं अक्रॉस योर फैमिली मेम्बर्स। और क्योंकि आप हर एक ही जगह पे अपने फाइनेंसेस मैनेज कर रहे हो, आप यू कैन रियलाइज बेटर रिटर्न्स, यू कैन सेव मोर मनी अक्रॉस योर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फाइनेंसेस। सो एक बहुत ही गंभीर प्रॉब्लम है जो आज तक लोग ये प्रॉब्लम या तो स्प्रेडशीट्स पे कर रहे थे, एक्सेल पे कर रहे थे, या कोई किसी ह्यूमन एडवाइज़र से कर रहे थे, और ये ह्यूमन प्रॉब्लम नहीं है, ये एक्चुअली डेटा साइंस प्रॉब्लम है, बिकॉज डेटा बहुत जगह पे से आता है, एंड इसको प्रोसेस करना एक्सेल पे नहीं आप कर सकते, इसके लिए आपको मशीन लर्निंग और डेटा साइंस चाहिए इसको प्रोसेस करने के लिए। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, और हम चाहते हैं कि हमारा मिशन है कि लोगों के लिए फाइनेंशियल फ्यूचर को हम बेटर बनाएं, वेरी सिंगल मिशन बाय ऑर्गेनाइजिंग द फाइनेंशियल लाइफ। और अब इसके पीछे अब हम फोकस्ड हैं एज अ टीम। आप देख रहे होंगे कि अब हमने पूरी टीम भी हायर कर ली है ऑफ डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स, ऑफ प्रोडक्ट मैनेजर्स, यूज़र एक्सपीरियंस डिज़ाइनर्स, सर्विसिंग टीम। सो वी हैव अ फुल टीम, एंड ग्रोथ इज़ ऑल्सो वेरी गुड, हर महीने ग्रोथ भी अच्छा है, और हम एप्लीकेशन को मार्केट भी करना शुरू कर रहे हैं एज वी स्पीक।
ठीक है। तो सर अभी आपने बताया कि इनिशियली आपने बहुत सारे आइडियाज़ के ऊपर काम किया, तो इनिशियली कितनी इन्वेस्टमेंट लगी थी आपकी, या फिर इनिशियली आपको फंड्स मिल गए थे कहीं से? आईबीबो की जर्नी के बारे में पूछेंगे तो तब इंक्यूबेशन फंड शुरू किया था मैंने, एक स्मॉल फंड से। खुद ही लगाया था सर? मैं नहीं, मेरे को फॉरेन इन्वेस्टर्स तब मिल गए थे, एंड दैट वाज बिकॉज ऑफ द पेडिग्री। वीसी थे? नहीं, स्ट्रेटेजिक, नास्पर्स और टेंसेंट शुरू में दे बैक्ड मी विद अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी। वो छोटे से पैसे से देन आई वाज एबल टू इंक्यूबेट अ लॉट ऑफ आइडियाज, एंड फ्रॉम दोज आइडियाज केम आउट गो आईबीबो। ओके। और आइडियाज़ ये सारे खुद थे या फिर टीम से भी ओपन रहते ये थे? सारे टीम से आते थे आइडियाज। सो काफ़ी टीम मेंबर्स को आई इनवाइटेड, स्मॉल टीम्स। तो आप समझो कि एक फ्लोर पे 5-6 छोटी स्टार्टअप्स चल रही हैं, और एक छोटी स्टार्टअप का मतलब है 2 इंजीनियर, एक प्रोडक्ट मैनेजर जो कि उस आइडिया का लीडर भी है, एक डिज़ाइनर। ऐसे एक सेल्फ सफिशिएंट टीम है जो आइडियाज़ को डेवलप कर रही है और उसको आगे लेके जा रही है। इसमें जो सबसे मुश्किल ये होता था कि आइडियाज़ को किल करना, क्योंकि लोगों को प्यार हो जाता है अपने आइडियाज़ से। तो अब उनको कैसे आप किल किया जाए और दूसरा आइडिया ट्राई किया जाए, वो एक बहुत मुश्किल थी। तो उसमें भी काफ़ी लर्निंग मिली कि कैसे करना है, क्या लर्निंग की फेलियर को हो? भी सेलिब्रेट कैसे करना है। क्या करते थे आप उसके लिए? तो उसके लिए आई थिंक द बेस्ट इज़ डेटा। डेटा इज़ द स्पीक्स द ट्रूथ, राइट। तो अगर आप डेटा देखेंगे कि अगर किसी ने सपोजिंग एक कराओके एप्लीकेशन तब बनाई थी उस टाइम पे, मतलब आज की, वो मैं 2008 की बात कर रहा हूँ, आज की डेट में तो टिकटॉक और रील्स हैं, और बहुत अच्छे आइडियाज़ टीम ने सोचे थे। पर अगर आप आइडियाज़ देखो, आइडियाज़ हैव टू मैरी टाइमिंग, प्रोडक्ट रेडीनेस, राइट। टाइमिंग, प्रोडक्ट रेडीनेस। तो आप 2008 में जाओगे, इंडिया में बैंडविड्थ बहुत ख़राब थी, चीज़ें चलती नहीं थी उन दिनों। आपके पास नेटिव मोबाइल ऐप्स नहीं थे, ब्राउज़र पे था। तो अब जैसे कराओके एप्लीकेशन है, अगर टीम ने लॉन्च की और अगर आपके पास 5000 यूज़र्स भी हैं, तो कैसे बिहेव कर रहे हैं उस एप्लीकेशन पे, वो डेटा आपको बता देगा। डेटा आपका मिरर है, उसको आप ध्यान से देखो और सब पता चल जाएगा। उसको देखते हुए काफ़ी डिसीजंस ले सकते हैं कि इस आइडिया को आगे लेके जाया जाए, या अब जल्दी से अपने इसको किल करो और दूसरा आइडिया ट्राई करो। और अगर वही आइडिया है, अगर उस आइडिया को पिवट करना है, उसको चेंज करना है, उसमें कुछ और करना है, तो आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी पार्ट है जर्नी का, वे यू हैव टू, देखो जो भी आपने डे 0 पे सोचा है वो डज नॉट शेप आउट जैसे फाइनली जैसे जो चीज़ निकल के आती है, राइट। अगर आप कोई भी सर्विस देख लो, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, ऑल ऑफ दीज लार्ज ग्लोबल सर्विसेज, इवन अगर आप देखो गूगल हैड फर्स्ट बिकम अ टेक्नोलॉजी वेंडर टू थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, कि उनका सर्च करेंगे, वो सर्च इंडेक्सिंग करेंगे, बिफोर दे सेड वी विल बी द फ्रंट फेस ऑफ सर्च, राइट। So many companies start from a very different journey and then they evolve, right? Some companies totally pivot, कुछ companies थोड़ा बहुत उसको evolve करते हैं, and वो तभी आप सीख सकते हो जब आप डेटा देखोगे, जब आप कस्टमर्स का बिहेवियर देखोगे, कस्टमर से फीडबैक लोगे। सो दैट वाज द जर्नी। कितना टाइम देते थे आप इस डेटा को करने के लिए? देखो ये चीज़ें ना, इसमें थोड़ा इमोशनल एंगल तो है, लोगों को प्यार हो जाता है अपने आइडिया से। तो इसमें आइडियली आपको 3 महीने एग्जीक्यूशन और 3 महीने सीखने का टाइम होना चाहिए। अगर आप 6 महीने से ज़्यादा लगा दोगे एक आइडिया पे, और बल्कि आप अब तो थोड़ा और भी क्रंच हो जाना चाहिए, आप 4 महीने से ज़्यादा आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप जितना ज़्यादा टाइम लोगे तब तक ज़िंदगी और पूरा वर्ल्ड बदल रहा है जल्दी। और बिकॉज आप जो भी कर रहे हो, आप अकेले नहीं कर रहे हो ना, वैक्यूम में नहीं कर रहे, आप पूरे वर्ल्ड में हो रहा है उसके हिसाब से आप कर रहे हो, राइट। आप योर एक्शंस आर नॉट इन आइसोलेशन। तो एक तो चीज़ें बदल रही हैं बहुत जल्दी पूरे वर्ल्ड में, और दूसरा क्या है कि अगर आप बहुत टाइम लगाओगे तो लोग थक जाते हैं, देयर इज़ अ टायरिंग ऑफ इफेक्ट। तो आपको
ये जो है कि आपने इसमें इस आइडिया पे डबल डाउन करना है और फुल टाइम इन्वेस्ट करना है, 3 से 6 महीने के अंदर आपको डिसाइड करना है, या आपको इसको चेंज करना है, वो और भी जल्दी करना है, या आपको अगर उसको किल करना है, सो 3 से 5 महीने में फेल फास्ट किल फास्ट आइटरेट करना है आपने। ठीक है, तो और मार्केटिंग भी करनी है इसी के बीच में हमको अपने प्रोडक्ट की मार्केट फिट देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से आपको यू डोंट नीड टू गो ऑल आउट टू डू मार्केटिंग। अगर आपको प्रोडक्ट मार्केट फिट देखना है तो आप वो समझ सकते हो 2000-5000 से, तो उसके लिए आपको कोई लंबा चौड़ा मार्केटिंग नहीं करने की ज़रूरत। डिपेंड करता है अगर B2C बिजनेस है या B2B बिजनेस है। B2B में ऑब्वियसली स्मॉलर नंबर ऑफ कस्टमर्स, B2C में डेटा समझने के लिए 2000-5000 कस्टमर तो चाहिए। उसके लिए आप थोड़ी बहुत मार्केटिंग कर सकते हो, ऑर्गेनिक सोर्सेज भी यूज़ कर सकते हो। बेटर टू यूज़ ऑर्गेनिक सोर्सेज, बिकॉज अगर आप ऑर्गेनिक सोर्सेज नहीं यूज़ कर पा रहे तब भी कुछ प्रॉब्लम है, क्योंकि people are not getting attracted to the value proposition। तो मतलब ये है कि आपको 2 से 3000 B2C कॉन्टेक्स्ट में, 5 से 10 कस्टमर्स B2B कॉन्टेक्स्ट में आपको समझ आ जाएगा कि ये जो आपने बनाया है, आपने और आपकी टीम ने, ये वैल्यूबल है या नहीं है, इस पे और जान डाली जाए या ना जाए, या इस पे क्या चेंजेस करने हैं। तो अगर हम एक PMF की बात कर रहे हैं तो हमको अप्रॉक्स 3 से 4 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है इनिशियली चेक करने के लिए, क्योंकि हमको 3 बंदे तो चाहिए स्टार्ट करने के लिए। आपको हाँ, आज की डेट में देखो, एंड 2008-9 में तो बहुत महंगा होता था, बिकॉज AWS था नहीं तब, या था भी तो एक्सेसिबल नहीं था, तो क्लाउड सर्विसेज वर नॉट देयर, तो हर चीज़ महंगी थी, मेमोरी बहुत महंगी थी, हार्ड डिस्क वर एक्सपेंसिव, एवरीथिंग वॉज वेरी एक्सपेंसिव। तो आज की डेट में तो इट्स वेरी वेरी लो कॉस्ट। अगर आप देखो आज की डेट में आप स्टार्टअप हो तो आपको AWS या गूगल ही आपको स्टार्टअप पॉइंट्स दे देगा टू होस्ट द सर्विस फ्री में शुरू में। बहुत सारे लाइब्रेरीज हैं जो कि बिल्कुल ही फ्री हैं। सो बेसिकली जो आपको इन्वेस्ट करना है वो करना है अपने टीम में, और अगर आप 3-4 को-फाउंडर्स हो तो आप तब तो बिल्कुल वो भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। आइडिया टेस्टिंग मेरे ख्याल से जिसको कोई पैशनेट है किसी आइडिया के बारे में, तो उसकी टेस्टिंग जल्दी करने के लिए वो चाहे अपनी एम्प्लॉयमेंट में भी है तब भी कर सकता है, राइट। उसको मतलब उसको कुछ लंबा चौड़ा करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। उसको सोचने की ज़रूरत है। ही हैज़ टू थिंक थ्रू द होल blueprint, he has to think through the whole workflows, wireframes, designs, etc. But I mean, I think just single point मैं ये कहूँगा कि bringing an idea to the market is now almost ₹0, and people should not procrastinate, मतलब लोगों को कर देना चाहिए। जैसे बेसिकली अगर किसी के पास किसी को आपके जैसे ही स्टार्टअप शुरू करनी है, GoIBO शुरू करना है, तो उसको ऐप बनानी पड़ेगी, वेबसाइट बनानी पड़ेगी, बेसिक कुछ तो डालना पड़ेगा तभी ऑडियंस आएगी। हाँ, तो टिपिकली उसको चूज़ करना चाहिए कि एक चीज़ बनाए शुरू में, ऐप बना ले या वेबसाइट बना ले। ऐप में भी उसको ज़रूरत नहीं है कि एंड्रॉयड भी बना ले, iOS भी बना ले, एक किसी सिस्टम को ले ले फॉर MVP। और सैलरी कितनी देनी चाहिए स्टार्टिंग के अंदर अगर आप बस स्टार्टआउट कर रहे हो तो? डिपेंड करता है कि उसको कौन से रिसोर्सेज चाहिए और खुद का क्या स्किल है उसका, राइट। अगर वो है नहीं डेवलपमेंट साइड से, अगर वो डेवलपमेंट साइड से नहीं है तो या तो वो अपने फ्रेंड्स को बुलाएगा डेवलप करने के लिए, या फ्रीलांसर्स को बुलाएगा। और अगर वो परमानेंटली हायर करना चाहता है तो तब वो कितनी अपनी ESOPs देना चाहता है टीम को, ऑल दैट डिपेंड्स, राइट। तो इट्स अ वेरी फ्लेक्सिबल टॉपिक। अगर आप देखो सैलरीज आर, अगर एक कंपनी प्रॉपरली फंडेड है, कॉर्पोरेशन टाइप की बन रही है, तब तो देखो बहुत ही फॉर्मल सिस्टम है। बट एट दीज अर्ली डेज इट डिपेंड्स on many things, right? Whether he's bringing freelancers in, is he giving employee stock options to people, is he giving equity or not? तो अलग अलग examples हैं। But again मैं ये कहूँगा कि देखो at the end of the day ये जो entrepreneur है इसके पास आइडिया है, इसके पास आइडिया है, ये कहता है मेरे को इंडिया का टिकटॉक बनाना है फॉर एग्जाम्पल। अब किसी तरह से काफ़ी कन्विंस्ड है कि मेरे को इंडिया का टिकटॉक बनाना है और मैं कुछ इसमें तीर गाड़ने वाला हूँ, तो अब इसके पास वो भी एबिलिटी होनी चाहिए ना कि इसको एग्जीक्यूट करे। और वो ये एग्जीक्यूशन एबिलिटी के लिए इसके पास पावर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए, दैट ही शुड बी एबल टू अट्रैक्ट, ही शुड बी एबल टू अट्रैक्ट टैलेंट एंड देन ओवर टाइम अट्रैक्ट कैपिटल। नाउ
Sometimes capital gets attracted only once he's shown the proof of concept. But talent attraction की capability तो होनी पड़ेगी. अगर ये जा रहा है कि मैं एक नॉर्मल कंपनी हूँ और खाली सैलरी दे के मैं लोगों को हायर कर लूँगा, तब तो उसने कुछ टैलेंट नहीं अट्रैक्ट किया, राइट? तो उसको शुरू में टैलेंट अट्रैक्शन की कैपेबिलिटी तो उसको ढूंढना पड़ेगा, ईसॉप देना पड़ेगा, ईसॉप देना होगा, एक्विटी देना होगा, अपनी कहानी समझानी होगी लोगों को, ताकि लोग भी समझें कि जो जिस चीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे उसमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करने वाले हैं. अगेन आई वांट टू रिएटरेट कि अगर एक आदमी है जिसके पास आइडिया है, उसको मार्केट ले जाना बहुत आसान है, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ इनेबलिंग इकोसिस्टम्स. एंड इस आदमी को सोचते नहीं रहना. ही शुड, इफ़ ही इज़ कन्विंस्ड, ही शुड पुट इट आउट देयर. ही शुड गेट 2 डेवलपर्स ले आए, एक फ्रीलांस डिज़ाइनर ले आए, खुद ऑब्वियसली कुछ स्किल्स होनी चाहिए, या बहुत अच्छी डेवलपमेंट स्किल्स होनी चाहिए, या बहुत अच्छी यूज़र एक्सपीरियंस स्किल्स होनी चाहिए, या प्रोडक्ट मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए, राइट? अगर टेक्नोलॉजी बिजनेस बनाना चाहता है. अगर इनमें से तीनों में से कोई भी स्किल्स नहीं है तब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट इनमें से कुछ ना कुछ स्किल्स होनी चाहिए. या बहुत स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग स्किल्स होनी चाहिए, ऑर्गेनिक मार्केटिंग, मार्केटिंग ग्रोथ हैक स्किल्स होनी चाहिए. तो कुछ तो स्किल्स होनी चाहिए फाउंडर की, और ये जो भी उसकी स्किल्स हैं वो कॉम्प्लीमेंटिंग विद दीज 3-4 रिसोर्सेज, ही कैन टेक थिंग्स टू द मार्केट. जब हमने इन मनी 2019 में लॉन्च किया था, डिस्पाइट दैट वी गॉट कैपिटल, हमने पूरी ऐप, एंड कॉम्प्लेक्स ऐप है, 7 डेवलपर्स से लॉन्च की थी. ऑल 7 टीम मेंबर्स. ये सारे के सारे नेटिव पे बने थे, हाइब्रिड था? इट वाज ऑल नेटिव. ओके. तो 7 में हमारे पास 2 we launched only one application, which is iOS first. हमने iOS सबसे पहले लॉन्च की थी. So this include iOS engineers, backend engineer, so everything, iOS, backend engineer, customer service, everything, the full team. ओके. और आपने ईसॉप कितने दिए स्टार्टिंग में, मतलब कितना पूल रखना चाहिए किसी को? लोगों को पूल रखना चाहिए 10 से 15%. आपने अभी तक कितने बांट दिए? कॉन्फिडेंशियल सवाल है, बट यू नो एक जो चीज़ समझ आ रही है कि 2 तरह के लोग हैं. एक तो समझते हैं ईसॉप्स क्या है, दूसरे लोग हैं जो खाली समझते हैं कि सैलरी और इमीडिएट फाइनेंशियल गेन्स. आई थिंक इंडिया में पूरा जो टेक्नोलॉजी वर्किंग पॉपुलेशन है, उस दे शुड अंडरस्टैंड ईसॉप्स एज अ कॉन्सेप्ट वेरी वेल. इट्स फॉर रियल. मतलब मैंने अपने आंखों और हाथों से देखा है कि मेरे एक्स टीम मेंबर्स रियली डिड वेल फाइनेंशियली बिकॉज दे वर ईसॉप होल्डर्स, RSU होल्डर्स और SARS होल्डर्स, अलग अलग किस्म की जो ESOPs होते हैं. आई थिंक लोगों को काफ़ी दे शुड रियली वैल्यू, बिकॉज सैलरी से देखो वेल्थ नहीं क्रिएट होती. वेल्थ गेट्स क्रिएटेड थ्रू एक्विटी और ESOPs. तो अभी आप ग्रोथ हैक्स के बारे में बता रहे थे कि ग्रोथ हैक्स आने चाहिए उसको. क्या होते हैं ग्रोथ हैक्स? जैसे मैंने आपको देखा कि आपने GoIBO में बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हैक निकाला. वो क्या था? वो कैश वाला सिस्टम, गो कैश. मैं पर्सनली यूज़ करता था उसको, और मैंने अपने सारे कॉन्टैक्ट्स को भेजा हो, और मेरे पास नोटिफिकेशन आता था कि आपके इस दोस्त ने इंस्टॉल कर लिया है, मेरे पास कैश इकट्ठा हो रहा है, और उस चक्कर में मैं आपकी ऐप यूज़ कर रहा हूँ. मैं किसी ऑल्टरनेटिव पे जाना ही नहीं चाह रहा, क्योंकि मेरे पास वहाँ पे पैसा पड़ा है और मुझे पता है वो डिस्काउंट मिलेगा. और आपने उसके ऊपर कैप भी लगा रखी है. ये नहीं है कि आप पूरा कैश रिडीम कर सकते हो. करेक्ट. वो कैप है. तो ये ग्रोथ हैक ढूंढते कैसे है? सो इसमें सिंपली देयर आर 2-3 थिंग्स के अगर आप एक कैटेगरी ऑफ बिजनेस बना रहे हो जो कि आप 50th प्लेयर हो, तो ऑब्वियसली आप लोगों के साथ उनकी प्लेबुक पे compete नहीं कर सकते. तो उस टाइम हम compete कर रहे थे मेक माई ट्रिप, यात्रा और क्लियर ट्रिप. ये सारे लोग टीवी पे ऐड कर रहे थे खूब. ये सारे लोग गूगल एडवर्ड्स पे काफ़ी एडवर्टाइजिंग कर रहे थे. सबको पता होगा एडवर्ड्स पे कैसे होता है. अगर कोई लिखे दिल्ली से बॉम्बे की फ़्लाइट टिकट, तो अगर आप वो लिखते हो और सर्च करते हो तो आपको जो टॉप के 3-4 रिजल्ट्स आते हैं वो पेड होते हैं, और उसके बाद SEO के रिजल्ट्स हैं. तो वो जो टॉप के रिजल्ट्स हैं अब तो काफ़ी हो गए हैं, 4-5 भी चले आते हैं. तो उस पर काफ़ी भारी कंपटीशन होता है, बिडिंग होती है. तो जब हमने इस बारे में सोचा तो हमारे को 2 चीज़ें समझ आई. एक तो कि होटल की सर्चेस बहुत कम है, और हमें होटल्स पे वी वांटेड टू विन होटल्स हैंड्स डाउन, बिकॉज मेन नेटवर्क इफेक्ट्स आर देयर ऑन होटल्स. एंड दूसरा हमें ये समझ आया कि ये जो भेड़चाल चल रहा है बिडिंग का, इसमें तो देखो कभी भी
यूनिट इकोनॉमिक्स बनेंगे नहीं। तभी हमें समझ आया कि ये सारे जितने भी ट्रैवल प्लेयर्स हैं इतने सालों से हैं, हमसे काफ़ी सालों से हैं, पैसे क्यों नहीं बनाते ये लोग, प्रॉफिट्स नहीं बना रहे 20-20 15-15 साल से हैं, कुछ तो प्रॉब्लम है। तो ये समझ आया कि ये तो गूगल टोल टैक्स दे रहे हैं सारे के सारे, राइट। तो द वे वी थॉट के यू नो व्हेन यू आर कंपीटिंग विद ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स और आप 100th प्लेयर नंबर 100, तो आप उनकी प्लेबुक तो खेल नहीं सकते और आप लीनियर मार्केटिंग नहीं कर सकते। सो यू हैव टू फाइंड इनोवेटिव वेज टू ग्रो। सो सबसे पहले तो हमने लॉन्च किया नॉर्मल रेफरल प्रोग्राम विच वॉज गो कैश, कि आप अपने फ्रेंड्स को रेफ़र करो, एंड वी डिड इट वेरी वेल, बिल्ट इट ब्यूटिफुली, एग्जीक्यूशन बहुत अच्छी थी। काफ़ी लोग रेफरल ट्राई करते हैं बट वो एग्जीक्यूशन में फेल हो जाते हैं। तो एग्जीक्यूशन का मतलब ये है कि जब एक आदमी अपने फ्रेंड को फेसबुक की वॉल पे इनवाइट कर रहा है गो IB बोर्ड डाउनलोड करने के लिए, तो वो क्या कम्युनिकेशन है, जब उसने क्लिक किया तो कैसे हम इंश्योर कर रहे हैं कि रेफरल की जर्नी मेंटेन हो रही है। तो काफ़ी उसको ग्रैंडुलरली हमने लॉन्च किया, एंड दैट वाज द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप जिससे द एप्लीकेशन टुक ऑफ एंड स्टार्ट रीचिंग 4 to 5 million पीपल वेरी फास्ट। उसके बाद जो दूसरा हमने कहा कि यार ये ट्रैवल बिजनेस में ना नेटवर्क इफेक्ट्स कम है। नेटवर्क इफेक्ट्स अगर आप पढ़ेंगे गूगल पे का मतलब है कि as more people join the platform, the value of the platform increases for everyone and the value increase is disproportionate। तो जो हमने ये कहा कि इसमें हम ऐसा क्या कर सकते हैं जो कि it leapfrogs us and makes us grow 10 times and very fast, और दूसरा the value of the platform becomes disproportionate for all the nodes that join the platform। So that's how we thought कि हर आदमी के पास फ़ोन बुक है, वो उसका फ़ोन ग्राफ है, फ़ोन सोशल नेटवर्क है। तो हम उस सोशल नेटवर्क को कैसे इंटरकनेक्ट करें ट्रैवल के कॉन्टेक्स्ट में, एंड कैसे हम उस वैल्यू को डिस्प्रोपोर्शनेट बनाएं। तो इसीलिए हमने लॉन्च किया गो कॉन्टैक्ट्स, जिसमें अगर मैं ट्रैवल कर रहा हूँ तो मेरे दोस्त को पॉइंट्स मिल रहे हैं जो भी मेरे से कनेक्टेड हैं, मेरे दोस्त ट्रैवल कर रहे हैं तो मुझे पॉइंट्स मिल रहे हैं ऑफ कोर्स, एंड इसमें काफ़ी गेमिफिकेशन है विच इज़ ऑल्सो अ लॉट ऑफ फन एंड विच इंक्रीजेज द डोपामिन। तो जब हमने ये लॉन्च किया द एप्लीकेशन वी बिकेम द बिगेस्ट मोबाइल ट्रैवल ऐप। लाइक 2 महीने में वी वर द बिगेस्ट मोबाइल ट्रैवल ऐप बैक इन 2014 और 15। मतलब वी जस्ट लीपफ्रॉग्ड। एंड द ब्यूटिफुल पार्ट वॉज कि अगर आप गूगल को एक कस्टमर को अक्वायर करने के लिए 700 रुपये दे रहे हो, इसमें हमारी कॉस्ट काफ़ी कम थी। तो रादर देन पेइंग टू गूगल फेसबुक, हमने कहा कि हम अपने नेटवर्क को क्यों नहीं मार्केटर्स बना सकते। सो दैट वाज द थिंकिंग एंड एट अ मच लोअर कॉस्ट with of course the rule engines and so on and so forth all around it. So that helped the application really take off very fast. It was a very, I would say, very important growth hack. आपको ज़रूरी नहीं है कि 25 growth hacks करने हैं, 1-2 ऐसे growth hacks really drives you, and आपको timing भी देखना है। Sometimes you don't want to grow unnaturally also because चीज़ें you may not be ready. So this was very exciting for us. This helped us to become the biggest mobile travel app in all categories on mobile, hotels, airline, as well as buses. ठीक है। तो जब आप अभी बता रहे हो कि ट्रैफिक बढ़ना शुरू हुआ अचानक ही गो कैश निकालने के बाद में, तो किस तरीके से आप KPIs देखते थे? क्या क्या KPIs होते थे कि हाँ ठीक है चल रहा है नहीं चल रहा है? सो हमारे लिए सबसे बिगेस्ट नॉर्थ स्टार KPI है कन्वर्जन रेट, राइट? ट्रैफिक टू कन्वर्जन, unique user to conversion. So वो conversion rate should increase. The second very important KPI is what is the consumer acquisition cost in relation to the projected lifetime value. मतलब एक कस्टमर अब हमारे साथ क्योंकि अब उसके पास एक वॉलेट, वर्चुअल वॉलेट है, तो एक जो सबसे बड़ा चेंज हुआ वो ये हुआ कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ परचेज इंक्रीज, स्टिकीनेस टू द एप्लीकेशन इंक्रीज। अगर देखिए आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो तो आप किसी और सिस्टम पे नहीं स्विच करोगे बिकॉज आपके फ्रेंड्स हैं वहाँ पे, बट ई-कॉमर्स एंड ट्रांजैक्शनल सर्विसेज में ज़्यादातर स्टिकीनेस एक बहुत ही मुश्किल चीज़ है। तो गो कॉन्टैक्ट्स लॉन्च करने के लिए
गो कॉन्टैक्ट लॉन्च करने के बाद स्टिकीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई, बिकॉज अगर मैं उस अब नेटवर्क से नहीं खरीदूंगा तो इसका मतलब मेरे को कोई भी मेरे जो मैं उस नेटवर्क से निकल गया तो जो भी मेरे दोस्त एक्टिविटीज़ कर रहे हैं मेरे को उसका कोई बेनिफिट नहीं आ रहा। तो स्टिकीनेस काफ़ी बढ़ गई, तो उससे हमारी लाइफ टाइम वैल्यू कस्टमर की काफ़ी बढ़ गई। कितनी थी अप्रॉक्स? सो इट बेसिकली देखो ये इस एक चीज़ से इट चेंज द फॉर्च्यून्स ऑफ द कंपनी, राइट। इनफैक्ट तीन चीज़ें जो हमने बहुत बड़ी की इस जर्नी में, राइट। सबसे पहले हमने होटल्स लॉन्च किया, एंड होटल्स लॉन्च करना कुछ आसान काम नहीं था, क्योंकि आप खाली कस्टमर फेसिंग एप्लीकेशन नहीं बना रहे, आप होटल ओनर फेसिंग एप्लीकेशन भी बना रहे हो, एंड देन यू आर कनेक्टिंग द होटेलियर टू द कस्टमर्स। एंड होटल फेसिंग एप्लीकेशन में we created a lot of gamification where hoteliers are competing amongst each other all the time, ranking systems, rating systems, review systems. So एक ये hotels पे investment जो हमने की, that was a very very big, that paid off really well. Second thing that we did right was the whole Go Contacts and Go Cash, which really increased the reach of the application, took us by 5 times in a short span of time. और जो तीसरी चीज़ हमने की जर्नी में, बस टिकटिंग वाया रेड बस, राइट। तो ये 3 चीज़ें हुई, बट ये 3 चीज़ें हुई ओवर अ लॉन्ग जर्नी ऑफ 11 साल, राइट। तो इसके पीछे बहुत सारे फेलियर्स भी थे, राइट। बट ये जो 3 चीज़ें थी which came out of hit and trial and error, iteration, these 3 things took off, and that's how that's how companies happen, right? You're keeping constantly trialing and erroring, and then that one, 2, 3, 4 things just take off. मेरे हिसाब से आपका फोटे क्या है, आप एक ऑफलाइन बिजनेस को ऑनलाइन लेके जाते हो। पूरा एक जो ऑफलाइन मैकेनिज्म था, जैसे होटल बुकिंग था, आप उसको ऑनलाइन ले गए। बस टिकट बुकिंग था, अभी आपकी जो नई कंपनी है वो भी ऑलमोस्ट उसी टाइप की चीज़ कर रही है। सो जो फोटे मतलब देखो, टेक्नोलॉजी को क्या करना है, टेक्नोलॉजी को सबसे पहले जो चीज़ एक कस्टमर एक्सेस कर रहा था विदाउट ट्रांसपेरेंसी और एक्सपेंसिव था, उसको आप हाउ डू यू मेक इट फाइनेंशियली मोर वायबल, मोर ट्रांसपेरेंट। सो सबसे पहली चीज़ ये है। अगर एक आदमी होटल खरीदता था, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं थी, अब प्राइस की ट्रांसपेरेंसी है। इट ऑल्सो क्रिएट्स प्रेशर अमंग्स द होटेलियर टू मेक द प्राइस ट्रांसपेरेंट। सेम थिंग विद द बस ऑपरेटर। एंड इन द न्यू बिजनेस, इन द पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट स्पेस, पहले एक आदमी एक किसी बैंक से जाके, उसकी ब्रांच में जाके म्यूचुअल फंड्स खरीद रहा है, अब हमारे यहाँ पे ऑनलाइन 0 कमीशन पे म्यूचुअल फंड्स खरीद सकता है। अगर एक आदमी को पहले यूएस स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होता था तो उसको पता नहीं बहुत कुछ करना पड़ता था, अब थ्रू फ्यू क्लिक्स, 0 कमीशन, 0 अकाउंट ओपनिंग फ़ी में वो यूएस स्टॉक्स खरीद सकता है। अगर पहले एक आदमी को एडवाइजरी चाहिए थी तो उसको बहुत ज़्यादा कमीशंस और प्रोडक्ट्स में देनी पड़ती थी, अब एक कस्टमर अगर एडवाइजरी सर्विस चाहिए हमारे यहाँ पे, सो इट स्टार्ट्स एट 399 रुपीज़ अ मंथ। तो मेनली नंबर 1 इज़ मेक इट फाइनेंशियली वायबल एंड ट्रांसपेरेंट एंड लो कॉस्ट फॉर द कस्टमर। नंबर 2 इज़ मेक इट एक्सेसिबल, जो चीज़ एक्सेसिबल नहीं थी, जैसे पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट was not accessible earlier easily. Now it's suddenly become accessible. Millions of people will be able to manage their personal finances. Millions of people will be able to get advice at scale कि क्या करें, आज क्या करें, अपने assets कैसे allocate करें. So that is the common theme for actually not just me, but pretty much technology. तो बेसिकली आपने बहुत सारे प्रोडक्ट डेवलप करवाए, मतलब आपकी टीम के अंडर बहुत सारे बने, तो आपको यूआई की लर्निंग बहुत मिली होगी कि यूज़र एक्सपीरियंस किस तरीके से डिफाइन किया जाए। लुक्स तो मैटर करती है, पर साथ में एक्सपीरियंस भी मैटर करता है कि जो वो करने के लिए आया है मिनिमम स्टेप्स में उसका वो हो जाए। तो उस पर आप क्या लर्निंग शेयर करना चाहोगे अपनी? आई मीन देखो, दिस जो आप अभी कह रहे हो, ये दिस इज़ द मेक और ब्रेक ऑफ अ कंपनी। तो एक कंपनी है जो बहुत अच्छी चीज़ें, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी लेके आती है, बट यूज़र इंटरैक्शन में बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, एंड टिपिकली दैट कंपनीज कन्वर्जन रेट्स आर वेरी लो। कन्वर्जन रेट अगर लो होगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, और फिर आपकी लाइफ टाइम वैल्यू नहीं निकलेगी, तो आपकी इकोनॉमिक्स कभी नहीं बनेंगे। तो यूज़र इंटरफेस, यूज़र एक्सपीरियंस इज़ very critical. I mean, I would say one of the most important attributes of creating products.
इसमें 2-3 चीज़ें का ध्यान रखना है। एक तो ये है कि कॉग्निटिव लोड को कम करना है, एकदम से बहुत चीज़ें नहीं देनी, जर्नीज़ को लीनियर रखना है। मेरा मानना ये है कि अब मोबाइल के आने से स्टेप्स आप बढ़ा दो, बट एक पेज पे बहुत ज़्यादा मत दो इन्फॉर्मेशन। अपनी फ़नल को आपने हमेशा मेजर करना है। फ़नल का मतलब ये है स्टेप 1 टू लास्ट स्टेप पे कहाँ पे लीकेजेस हैं और उन लीकेजेस को ठीक करना है। सो दीज आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। एक मैं वर्ड अपनी टीम्स के साथ यूज़ करता हूँ कि हाउ इज़ द फ़नल डूइंग। फ़नल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिनटेक जैसे अब इन मनी जैसे ऐप है, उसमें बहुत सारी फ़नल्स हैं। एक फ़नल है ऑनबोर्डिंग की, एक फ़नल है KYC की, एक फ़नल है म्यूचुअल फ़ंड परचेज जर्नी की। GoIbibo में अगर आप देखोगे तो होटल्स की फ़नल है, एयर टिकटिंग की फ़नल है। तो इन फ़नल्स को रोज़ हर घंटे वन हैज़ टू मॉनिटर एंड वन हैज़ टू कीप इम्प्रूविंग दीज फ़नल्स। कहाँ पे लीकिंग आ रही है, कि कौन से स्टेप पे आदमी निकल रहा है। और वो कई बारी वो आपकी लीकेजेस आएंगी डिज़ाइन की वजह से हो सकता है, टेक्निकल एरर्स की वजह से हो सकता है, कम्युनिकेशन या कंटेंट की वजह से हो सकता है। तो किसी भी रीज़न की वजह से हो सकता है। वो आपको तभी पता चलेगा अगर आप अपनी फ़नल्स को मेजर करोगे रोज़। और आप गूगल एनालिटिक्स ही यूज़ करते हो उसके लिए? अलग अलग हैं हम, वी यूज़ GA, वी यूज़ इंडिकेटिव, so there are different systems we use depending upon which is the funnel, but yeah, we measure everything end to end. ओके। And we use our internal logs also. तो आपके हिसाब से UI ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या UX? अगर एक चुनना हो, किसी के पास ऑप्शन हो कि अगर मेरे को एक्सपीरियंस देना है कि बंदा आराम से सारा का सारा काम कर पाए, पर लुक उतनी अच्छी ना हो चलेगा, या फिर लुक एक अच्छी होनी चाहिए पर एक्सपीरियंस ऊपर नीचे हो तो चलेगा? अगर आप Amazon देखिए, it's all about experience, right? So I think दो चीज़ें, एक तो experience and low latency, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लुक भी इम्पॉर्टेंट है, बट आई वुड पुट इट कि जो जर्नी है यूज़र की वो आपको क्रैक करनी है, वो फ़नल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और जब वो फ़नल के बाद निकल गया आपकी लास्ट स्टेप पे, उसके बाद का क्या एक्सपीरियंस है उसका, उस पर ध्यान देना है। जैसे IRCTC हो गया, उनका लुक उतना अच्छा नहीं है, पर उनका एक्सपीरियंस ऐसा है कि भारत के बहुत सारे यूजर्स यूज करते हैं, रिलायबल है। हाँ, रिलायबल है। या Amazon इज अ गुड एग्जांपल, राइट? Amazon in fact is Amazon बेसिकली इंडिया फोकस ज़्यादा है। मतलब अगर हम Tier 3 सिटीज़ की बात करके चले, मेरे हिसाब से सबसे पहली ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही लोग IRCTC करते होंगे। correct, but I think now my view is के the penetration of Amazon, Flipkart should be increasing. But coming back to your question on UI versus UX, I think Amazon is a good example के उसका जो front end interface is not beautiful, right? It is not like this beautiful, but the app works. The user journey is beautiful. Post purchase experience is beautiful. तो जैसे अभी आपकी recent startup के बारे में बात करके चले, तो ये AI के ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रही है। Correct. तो किस तरीके से AI को ट्रेन किया जाता है? So see, for machine learning you need a lot of historical data. बहुत पुराना data you need, right? तो इस वक्त मैं आपको examples दूंगा। जैसे हमारी एप्लीकेशन में एक तो यूज़र का अपना पोर्टफोलियो डेटा है और दूसरा मार्केट का डेटा है। तो ये सारा हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द यूज़र एंड हिस्टोरिकल डेटा ऑफ द मार्केट इज़ पुट इनटू आवर सिस्टम्स, which basically gives output and recommendations to the user based on what it is learning all the time. Few examples, सबसे पहला example is asset allocation and risk profile. तो एक आदमी की रिस्क एपेटाइट क्या है? अगर आप ऑफलाइन में देखोगे, वैसे तो रिस्क प्रोफाइलिंग कोई करता ही नहीं है ऑफलाइन में, बट अगर करने निकले तो रिस्क प्रोफाइलिंग टिपिकली सवाल जवाब से होती है। 4-5 सवाल जवाब पूछेगा कि अगर मार्केट गिरता है तो आप क्या करोगे, अगर आपके इतने पैसे लूज होते हैं तो आप क्या करोगे। तो साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। बट व्हाट वी हैव डन इज बिसाइड्स द साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस, द मशीन इज आल्सो लर्निंग historical behavior of the user. It is also learning the behavior of the markets, combining all of that and saying what should be the risk profile of the user. तो इसके लिए आप एक्सपर्ट्स भी हायर करते हो ताकि वो थोड़ा सा गाइड कर पाए। बेसिकली जो डेवलपर बंदे हैं उनको नहीं पता इसके बारे में, तो आपको पहले उनको बताना पड़ेगा दिस इज दिस, ये चीज़ ऐसे काम करती है। वो प्रोडक्ट मैनेजर्स हैं जो कि कम फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज वर्ल्ड, सो द प्रोडक्ट मैनेजर्स कम फ्रॉम द फाइनेंशियल सर्विसेज। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से जियो का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था इस चीज़ के ऊपर, या फिर बाकी होना ही था?
आई थिंक देखिए जियो डिड पुट द इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस इंडिया, जो कि एयरटेल वोडाफोन नहीं कर पाया, बीएसएनएल नहीं कर पाया। जियो ने काफ़ी अग्रेसिवली इंफ्रास्ट्रक्चर बिछाया, और इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, उसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर भी। सो आई थिंक डेफिनेटली द इंटरनेट रेवोल्यूशन इन इंडिया, आई वुड गिव ऑल द क्रेडिट टू जियो। क्योंकि वो इंटरनेट के प्राइजेस को इतना स्लैश डाउन कर दिया उन्होंने, जो एक्सपीरियंस नहीं कर पाता था। मैं जब इंजीनियरिंग करता था उस टाइम पे मैं 100 रुपये 100 MB का देता था। बिल्कुल। और अभी की बात करके चले जियो आने से पहले ही, तो उस टाइम भी शायद आपको 1 से 2 GB मिलता था 200 रुपये के प्लान में। करेक्ट। आज हमको 200 रुपये में डेली का 2 GB मिल जाता है। करेक्ट। और इसी की वजह से मेरे को ऐसा लगता है जैसे यूट्यूब में जो ग्रोथ आई है, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ग्रोथ आई है, वो इसलिए आई है क्योंकि उन्होंने वो जो प्राइस स्लैश कर दिया ना, उसके चक्कर में सबको कंपटीशन compete करने के चक्कर में करना पड़ गया। दो चीज़ें, जैसे ये वही सवाल है जो आपने पूछा कि क्या ज़रूरी होता है ऑफलाइन से ऑनलाइन। ये वही, आप दो चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे। एक, एक्सेसिबिलिटी, बीइंग मेड एक्सेसिबल एट अ बेटर फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स फॉर कस्टमर, राइट। तो ये दो चीज़ें हो रही हैं विच इज़ व्हाट मैसिफाइज। जिस तरह एक टाइम पे फ्लाइंग इन इंडिया बड़ा ही महंगा होता था, फिर लो कॉस्ट कैरियर्स आई which made flying in India accessible to people and easily accessible. Then उसके बाद internet technology made it very easy for people to even book. तो definitely दो चीज़ें यहाँ पे clearly हो रही हैं, price and accessibility. तो अभी आपने इन बिटवीन बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए, कुछ फ्रीमियम मॉडल थे, कुछ पेड मॉडल्स थे। तो किस तरीके से एक स्टार्टअप ओनर अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग डिसाइड करे कि मुझे कितने रुपए में प्रोडक्ट बेचना चाहिए? कोई स्टैंडर्ड है या फिर पहली बात, आई थिंक ये सवाल, ठीक सवाल वो होगा कि एक स्टार्टअप का बिजनेस मॉडल क्या होना चाहिए। अब बिजनेस मॉडल अलग अलग किस्म के हैं। आपका बिजनेस मॉडल हो सकता है कि आप कोई प्रोडक्ट या सर्विस बेचते हैं, और आप, लेकिन वो थर्ड पार्टी होती है, तो उसमें कमीशंस हो सकते हैं। आपकी बिजनेस मॉडल में ये हो सकता है आप प्रोडक्ट और सर्विस खुद बनाते हैं और उसको बेचते हैं, तो उसका बिजनेस मॉडल अलग होगा। आपका बिजनेस मॉडल हो सकता है कि आप सब्सक्रिप्शन लें लोगों से फॉर प्रोवाइडिंग सम सर्विस, या आपका बिजनेस मॉडल ये भी हो सकता है कि आप 95% चीज़ें फ्री रखें और 5% चीज़ों को प्रीमियम रखें, और उस 5% पे आप सब्सक्रिप्शन लें, उसको बोलते हैं फ्रीमियम बिजनेस मॉडल। तो अलग अलग किस्म के बिजनेस मॉडल्स हैं। वो बिजनेस मॉडल के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी प्राइसिंग है आपकी। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीमियम रखा तो लॉजिकली जो प्रीमियम वाली चीज़ें होगी वो महंगी होगी, जो क्योंकि वहाँ पे फ्री का भी हमको पैसे ऐड ऑन करके रखने हैं। करेक्ट। तो डिपेंड करता है आप बिजनेस मॉडल क्या चूज़ कर रहे हैं। अगर आप कहते हो कमीशन बिजनेस मॉडल है मेरा, तो मैं कोई चीज़ 1000 रुपये की बेच रहा हूँ, तो कितनी कमीशन होनी चाहिए? तो उसका जवाब देने के लिए आपको देखना है कि मार्केट फोर्सेस क्या हैं, बाकी जगह पे कितनी कमीशन होती है, और अगर कमीशन 10% है, तो उस सर्विस को बेचने के लिए मेरी बाकी वेरिएबल कॉस्ट्स क्या हैं। मेरी कॉस्ट ऑफ कंज्यूमर एक्विजिशन क्या है, मेरी कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग कितनी है, मेरी बैंडविड्थ कॉस्ट क्या है, और फिर उसके बाद मेरा नेट मार्जिन क्या बनता है। तो इस सवाल का ठीक जवाब होगा सबसे पहले बिजनेस मॉडल, उसके बाद दूसरा होगा उस बिजनेस मॉडल को सर्विस करने के लिए आपकी वेरिएबल कॉस्ट स्ट्रक्चर्स क्या हैं। ठीक है। तो ये दो तो इसका मतलब तभी आपको इसका सवाल का जवाब मिलेगा। अगर हम लॉजिकली देखेंगे, जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो स्टार्टिंग में तो कॉस्ट ज़्यादा ही होती है, फिर जैसे जैसे वो ग्रो करता है तब वो बहुत सारे फिक्स फैक्टर्स नॉर्मल आ जाते हैं। वेरिएबल कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। आप फिक्स कॉस्ट की चिंता मत करो अभी बिजनेस मॉडल बनाने में। आप वेरिएबल कॉस्ट देखो कि अगर जैसे कि आप YouTube चैनल चलाते हो जैसे, राइट, और उस YouTube चैनल को प्रोड्यूस करने के लिए एक आपकी फिक्स्ड कॉस्ट होगी और दूसरी आपकी वेरिएबल कॉस्ट होगी। हर वीडियो बनाने की मेरी क्या वेरिएबल कॉस्ट है, तो आप वेरिएबल कॉस्ट को देखोगे, अपनी मद्देनज़र रखोगे अपना बिजनेस मॉडल बनाने के लिए। क्योंकि जो आपकी फिक्स्ड कॉस्ट है वो तो देखो
वो डिस्प्रोपोर्शनलिटी नहीं बढ़ती ना, पर वेरिएबल कॉस्ट हर वीडियो पे आती है। अब वो आपने देखना है इनोवेशन के हर नए वीडियो पे मैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट कम कर सकता हूँ या वो डिस्प्रोपोर्शनली बढ़ रही है। कई बिजनेसेस में वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती जाती है, कई बिजनेसेस में कांस्टेंट रहती है, कईयों में गिरती है, तो डिपेंड करता है कौन सी बिजनेस है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल के लिए हम एडटेक की बात करके चलते हैं। मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। मेरी एक एडटेक स्टार्टअप आ रही है, तो मार्केट स्टैंडर्ड ये चल रहा है कि 40% कमीशन दी जाती है हर सेल के ऊपर, मतलब प्लेटफॉर्म को। जैसे आपका कोई कोर्स है, अगर आप मेरे प्लेटफॉर्म पे बेचते हो तो 40% मैं कमीशन रखूंगा। तो अभी इसको हम चेक कर रहे हैं, तो इसके अंदर 30% तो गेटवे ले रहा है। अगर कोई गूगल पे से पे कर रहा है, मतलब गूगल प्ले सर्विसेज से पे कर रहा है, या फिर एप्पल पे से पे कर रहा है, तो आने वाले 2 साल के अंदर शायद ये दोनों को दोनों कंपनियां स्टैंडर्ड रख देगी 30% आपको पे यहीं से करना है। मतलब वो फोर्स कर रही है कि गेटवे नहीं लगा सकते आप। तो 30% तो वहां चला जाएगा, 5-7% के पास हमारी होस्टिंग चार्जेस चले जाएंगे, 2-2.5% पे ऑपरेट करना रिलेटिवली मुश्किल हो जाएगा। बट अगर एडटेक में अगर इन ऐप परचेजेज हैं, तब आपको गूगल एंड एप्पल के पेमेंट सिस्टम्स यूज़ करने हैं। पर अगर इन ऐप नहीं है, देन जैसे ई कॉमर्स में नॉर्मल पेमेंट गेटवेज हैं, तब आपका 1.5-2% है कॉस्ट। या अगर आप यूपीआई है, अब तो खैर पेमेंट गेटवे, अब तो यूपीआई इज़ द मेन वे, बट आप यूपीआई को क्यों नहीं यूज़ करेंगे? तो ये सवाल मैं पूछूंगा। यूपीआई इज सो ईजी नाउ, इट्स सो यूबिक्विटस, हर जगह है, तो आप यूपीआई क्यों नहीं यूज़ करेंगे? क्योंकि अगर आप इसमें आप अपने आप को ये सवाल पूछेंगे कि अगर मेरा 30% खाली टोल टैक्स लग गया, तब बिजनेस मॉडल तो बना ही नहीं। क्योंकि अभी क्या हुआ है, रिसेंटली ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स पहले एप्पल ने कहा कि आप आउटसाइड पेमेंट गेटवे यूज नहीं कर सकते। फिर उसके बाद इसके ऊपर बहुत बवाल हुआ और उन्होंने नॉर्मल कर दिया। स्पॉटिफाई एग्जांपल के लिए, स्पॉटिफाई ऐप से आप खरीद ही नहीं सकते। अगर आपको स्पॉटिफाई खरीदना है तो आपको उनकी वेबसाइट से पे करना पड़ेगा, फिर जाके आप ऐप में एक्सेस कर सकते हो उसको। तो ऐसे उन्होंने कुछ गेम्स थी जिसको टोटली उनका अकाउंट ही बैन कर दिया, क्योंकि उन्होंने क्या किया, आपको 30% देना था एप्पल वालों को, तो उन्होंने क्या किया, अपना प्राइस रखा और उसको स्लैश करके डाल दिया कि अगर आप हमारे गेटवे से लेते हो तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप वहां से लेते हो तो आपको उतना रुपए पड़ेगा। लॉजिकली 30% देने, 10% वहां से कम कर लिए। हाँ, तो उसको आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप नेटफ्लिक्स है, नेटफ्लिक्स की आप सब्सक्रिप्शन अपने क्रेडिट कार्ड और पेमेंट गेटवे से देते हैं, राइट? हॉटस्टार भी द सेम थिंग, राइट? बट आपको ये देखना है उसमें, आई थिंक यू हैव टू रीड एप्पल एंड गूगल्स पॉलिसीज। जहाँ तक हमें समझ आया, दोस पॉलिसीज आर लिमिटेड टू इन गेम परचेजेस, इन ऐप परचेजेस, and that is where they are saying that app developers should use their payment system. तो आपको उसको पॉलिसीज को ठीक तरह से पढ़ना होगा, बिकॉज अगर आप इन गेम वर्चुअल, लेट्स से आप वर्चुअल अवतार्स हैं आपकी किसी सर्विस में, और आप उनका पेमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं, तो आपका कन्वर्जन रेट भी बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो आप इट्स ऑल एम्बेडेड। बट अगर आप एडटेक देखें, तो मेरा सवाल यही होगा आपसे कि आप एडटेक में गूगल या एप्पल का क्यों पेमेंट सिस्टम यूज़ करेंगे? ठीक है, मतलब मैं ये आपको, यू हैव टू चैलेंज योरसेल्फ। तो आपका सबसे बड़ा काम है इस टाइम पे लोगों की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। तो आपके क्या मंत्रा है, फाइनेंशियल लर्निंग्स क्या है, कि किसी को अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग किस तरीके से करनी चाहिए? तो देखो, इसमें 2-3 चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1, लोगों को अपनी रिस्क की जो क्षमता है वो सबसे बहुत ज़रूरी मेजर करनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हर आदमी को एक फाइनेंशियल प्लान की ज़रूरत है कि आज जैसे उसकी एज 26 ईयर्स है, तो उसका फाइनेंशियल प्लान, जैसे हम एक बिज़नेस के लिए बिज़नेस प्लान बनाते हैं, इसी तरह IND मनी ऐप फाइनेंशियल प्लान बनाती है। वो एक बहुत ही ज़रूरी है। वो बताता है कि आपको किस स्टेज ऑफ योर लाइफ, आपकी फाइनेंशियल लाइफ कैसे चेंज हो रही है, और आपको क्या एक्शंस लेने हैं अभी टू मेक योर फाइनेंशियल फ्यूचर बेटर। तो फाइनेंशियल प्लान बहुत ज़रूरी है। तीसरा बहुत ज़रूरी है एसेट एलोकेशन। आज की डेट में मैंने देखा है बहुत सारे यंग लोग SIP शुरू कर रहे हैं, और वो सारा का सारा SIP इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड में डाल देते हैं, विच इज़ अगेंस्ट देयर रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल की नहीं और सीधा इन्वेस्ट कर रहे हैं। फिर एकदम से ब्लैक स्वान इवेंट्स बहुत होते हैं, मार्केट्स गिरते हैं,
मार्केट्स गिरते ही लोग बेचना शुरू कर देते हैं। तो शुरू किया उन्होंने और जब निकले तो कुछ पैसे नहीं बने क्योंकि आप निकल गए और आपने इन्वेस्ट रिस्क प्रोफाइल से नहीं किया, मेथोडिकली नहीं किया, एसेट एलोकेशन के हिसाब से नहीं किया। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। फिर चौथा है कि लॉट ऑफ पीपल से मैं कौन से स्टॉक में पैसे लगाऊं। तो इन्वेस्टिंग गेम नहीं है। इन्वेस्टिंग इज़ योर हार्ड अर्न मनी जिसको आपको कंपाउंड करना है। कंपाउंडिंग इज़ द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो लॉट ऑफ पीपल कोशिश करते हैं कि वो एक ऐसी कंपनी में पैसे लगा लें, 1 लाख रुपए लगा लें जो कि सडनली 10 लाख हो जाए। तो वो एक मेरे ख्याल से एक गलत एटीट्यूड है। लोगों को ये लगना चाहिए कि मेरे 1 लाख रुपए अगले 10 साल में कैसे 12 या 13 लाख रुपए हो थ्रू कंपाउंडिंग, रादर देन मेरे 1 लाख रुपए रातों रात कैसे 10 लाख हो जाएं। वो अननेचुरल चीज़ है। सो इसमें मेन चीज़ यही है, मैं दोबारा रीआइट्रेट करूँगा, रिस्क प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन, ये 3 बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है? हम तो ऑटोमेटिकली करते हैं लोगों के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग। तो लोगों को पता है कि आज से लेके उसकी कॉस्ट ऑफ हिज एजुकेशन, कॉस्ट ऑफ हिज मैरिज, कॉस्ट ऑफ हिज कार, हाउस, हॉलीडेज, बाइंग आईफोन्स टू रिटायरमेंट, ये फ्री है? वी डू इट एब्सोल्युटली फ्री। देन उसको उस पे एडवाइजरी के लिए देन अ पर्सन हैज टू बिकम अ सब्सक्राइबर ऑन द एप्लीकेशन, बिकम अ गोल्ड मेंबर और अ गोल्ड प्लस मेंबर। अगेन रिस्क प्रोफाइलिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग, एसेट एलोकेशन, ये 3 बहुत ही ज़रूरी चीज़ें हैं। इन्वेस्टिंग इज़ नॉट अ गेम। लॉट ऑफ पीपल इन्वेस्ट, आपको ये पता होगा कि 95% ऑफ पीपल हु इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट अपने आप से बिना एडवाइजरी के लूज़ करते हैं पैसे। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आज की डेट में महंगाई बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रही है, आपके खर्चे आगे जाके बढ़ेंगे। तो आपको ये बहुत ही सीरियसली, ये टॉपिक सीरियसली लेना चाहिए और जितनी जल्दी आप इस टॉपिक को सीरियसली लें उतना आपका फाइनेंशियल फ्यूचर बेटर होगा, उतना आपका फ्यूचर विल बी हैप्पियर, इंजॉयबल, लेस स्ट्रेसफुल। हेल्थ पॉलिसी कौन सी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, और जो टर्म प्लान्स होते हैं वो कितने लेने चाहिए अपने इनकम के हिसाब से? अभी हमने इंश्योरेंस इंट्रोड्यूस नहीं किया है अपनी एप्लीकेशन में। फिर आपकी पर्सनल एडवाइस क्या रहेगी? We are soon introducing. So I cannot, again, this is not an Excel problem or this is not a problem which I can do mental math. तो अगर आप देखेंगे टर्म पॉलिसी आज की डेट में लोग खरीदते हैं और हेल्थ पॉलिसी खरीदते हैं जैसे सब्जी खरीदते हैं या फ्रूट खरीदते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है। मतलब इनफैक्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स इस कंट्री में खरीदे जा रहे हैं जैसे सब्जी और फ्रूट्स खरीदे जा रहे हैं। वो एक बिल्कुल ही, इट्स अ रॉन्ग थिंग। द राइट वे टू डू इट इज़ कि एक आदमी कहता है कि उसके कितने एसेट्स हैं उसके पास इस वक्त। सो एक आदमी है जैसे उसके पास इस वक्त 5 लाख रुपए के एसेट्स हैं, उसके पास 5 लाख रुपए उसके एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में पड़े हुए हैं, उसके कोई लोन्स चल रहे हैं, उसके एक्सपेंसेस कितने हैं। तो टर्म पॉलिसी का मतलब क्या है कि अगर वो आज कल को खुदा ना खास्ता इफ़ ही वाज टू डाई तो उसकी फैमिली कैसे अपने एक्सपेंसेस मैनेज करेगी। तो ये कंप्यूटेशन जो कि हम देते हैं अपने यूज़र्स को, इसके कितनी आपकी कवरेज है और कितनी कवरेज होनी चाहिए, ये तभी होगा जब आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाओगे। जब हमारी एप्लीकेशन पे आप आके ट्रैक करोगे आपकी इन्वेस्टमेंट्स कितनी हैं, आपकी लाइबिलिटीज़ कितनी हैं, और ये सब ट्रैकिंग बाय द वे ऑटोमेटिक और फ्री है हमारी एप्लीकेशन पे। आपकी इन्वेस्टमेंट्स, आपकी एसेट्स, आपके एक्सपेंसेस, ऑल ऑफ दिस इज़ ऑटोमेटिक एंड एब्सोल्युटली फ्री। एंड देन इट टेल्स यू कि आपको कितना कवरेज चाहिए। तो जैसे कि अगर किसी ने अपना प्रीमियम दे रहा है महीने का या साल का 2 लाख रुपए, और प्रीमियम उसको एक्चुअली ज़रूरत खाली 1 लाख रुपए का प्रीमियम देने का है, वो 1 लाख रुपए अगर कैपिटल मार्केट्स में डाले तो उसकी कंपाउंडिंग वो 1 लाख रुपए 10-12 लाख रुपए बन जाएंगे। तो कितना प्रीमियम, कितनी कवरेज और कौन सी पॉलिसी, ये तभी एक आदमी कर सकता है इस कंट्री में जब अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करे। और फाइनेंशियल प्लानिंग एक एक्सेल प्रॉब्लम नहीं है, डेटा साइंस प्रॉब्लम है, और यही कोर मसला इन मनी हल कर रहा है लोगों के लिए। तो मैं ऐसे नहीं बता सकता कि आपको ये पॉलिसी लेनी है या ये हेल्थ लेनी है। आप पहले प्लान बनाओ अपना
फिर अपने आप एप्लीकेशन अनबायस्ड बताएगा कि क्या करना चाहिए आपको। तो अब हम आ रहे हैं अपने रैपिड फायर की तरफ। यहाँ पे क्या होगा, आपके पास दो ऑप्शंस होंगे, डैश और डैश। एक चुनना है और एकदम सीधा बताना है जो आपके दिमाग में आता है, बिना कोई जस्टिफिकेशन कि आपने वो क्यों चुना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, एंड्रॉयड और iOS, iOS, फंडिंग और बूटस्ट्रैप, bootstrap, एंजल और वेंचर, venture, डेट और इक्विटी, equity, फैमिली और बिजनेस, business, फेम और मनी, fame, लव और अरेंज, love, कस्टमाइजेशन और स्टैंडर्डाइजेशन, customization, वेज और नॉन वेज, non-veg, फ्रेशर और एक्सपीरियंस, experienced, प्रॉफिटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, scalability, प्रीमियम और पेड, premium, लार्ज टीम और स्मॉल टीम, small team, रजिस्टरिंग अ कंपनी इन अब्रॉड और इंडिया, India, ओनिंग अ कार और रेंटिंग, owning, आउटसाइड फूड और होममेड, homemade, फॉर्मल एजुकेशन और सेल्फ टॉट। self-taught, जब आप कहीं पे छुट्टी बनाते हो तो आप कहाँ जाना पसंद करते हो, कहीं बाहर या फिर घर में सोना वोना? friends, बाहर दोस्तों के साथ। फिनटेक और ट्रेवल, fintech, अपना बच्चा छोड़ रहे हो आप। बेस्ट फूड एवर, कहीं का भी खाया हो? Bukhara, दाल बुखारा। correct. अगर आपके पास टाइम ट्रेवल मशीन होती तो आप क्या एक चीज चेंज करना चाहते हैं अपने पास से? I would like to be born later than 70s. ओके, बेस्ट स्टार्टअप इन इंडिया इस टाइम पे, अपने कोई भी कंपनी होगा या फिर नाम नहीं लेना है। Freshworks, फेवरेट मूवी, Mission Impossible, क्या पसंद था उसमें आपको? the action. फेवरेट वेब सीरीज I can't recall any. आपने देखी ही नहीं है? I've seen it, but I don't see too many web series, honestly. मॉर्निंग पर्सन, नाइट आउल। Night Owl, कोई भी 5 ऐसी बुक्स जो कि आप रिकमेंड करना चाहो? The Monk Who Sold His Ferrari. Number 2 is Shall We Tell the President? Number 3 is Blitzscaling, the Google Store. 5th, I'm not being able to recall. Yeah, आपके हिसाब से सक्सेस क्या है? Happiness, अगर आपकी हॉबी के बारे में जाना जाए तो आपकी हॉबी क्या है, मतलब जो आपको हैप्पीनेस देती है? Playing squash. फाइनली मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आप हमारी ऑडियंस के लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? हमको बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स देखते हैं जो कि कर रहे हैं काम और जो आगे शुरू करने वाले हैं, और कुछ ऐसे भी देखते हैं जो कि स्टूडेंट्स हैं। So खाली मैं एक चीज़ बोलूँगा, आइडियाज़ बहुत लोगों को आते हैं, उन आइडियाज़ को आप एक्शन में कन्वर्ट करिए जल्दी और उनको मार्केट में लेके जाओ, तो एग्जीक्यूट फास्ट। सो आई वुड जस्ट से डू इट really fast is the single point I would like to say. बहुत लोग सोचते रह जाते हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है। आपके पास जो भी आइडिया है और पैशनेटली एक्साइटेड हैं, उसको लेके जाओ सामने, लोगों के सामने। बहुत आसान हो गया है ले जाना, आज से 10 साल पहले बड़ा मुश्किल होता था, अब काफ़ी आसान है। इनेबलिंग इकोसिस्टम है, सब कुछ है, अब मनी सप्लाई है, टैलेंट सप्लाई है, कस्टमर्स थैंक्स टू जियो आर नाउ ऑन द इंटरनेट मीडियम। तो लेके जाओ और जल्दी लेके जाओ। चाहे आप कॉलेज में हो, आइडिया लेके जाना है, लेके जाओ। आप कहीं पे काम कर रहे हो और आपके पास कुछ पैशनेट आइडिया, उस अपने आइडिया को सामने लेके जाओ, ग्रीन रूम से स्टेज पे लेके जाओ। ठीक है, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं।